हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियोस। मित्रों, हम लोगों ने ऑडिटिंग को पढ़ने के लिए एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स के लिए एक डेली सीरीज शुरू की है जिसका नाम है डेली एसए सीरीज। इसमें हम आपके जितने भी एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है जो आपको सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल लेवल पे एप्लीकेबल होने वाले हैं, इन सारे स्टैंडर्ड्स को एकदम डिटेल में पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं। तो इस सीरीज के तरफ आप जरूर ध्यान रखिए। देखो, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स में सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका आता है प्रीफेस। प्रीफेस मतलब एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट आपको स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल यानी एसक्यूसी, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, स्टैंडर्ड्स ऑन अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, ये 5 कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स के बारे में इंट्रोडक्शन देता है। उनमें किस तरीके का कंटेंट है, उनकी अथॉरिटी क्या है, उनका स्कोप क्या है, ये सारी बातें आपको इस डॉक्यूमेंट में पता चलने वाली है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को या जिन भी प्रोफेशनल्स को एकेडमिकली सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, उनके लिए भी ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। जिनको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहिए और ऑडिटिंग प्रोफेशन में अपना करियर बनाना है, उनके लिए भी ये डॉक्यूमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इस डॉक्यूमेंट का यानी प्रीफेस का स्ट्रक्चर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। पहला, पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर पैराग्राफ नंबर 12 जो है आपका कोर टेक्स्ट यानी ये एक्चुअल प्रोविजंस आप कह सकते हो। फिर 3 प्रकार का आपके पास सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल है। पहला मटेरियल मॉडिफिकेशंस, दूसरा एनेक्स्चर एंड तीसरा अपेंडिक्स। तो इसमें से हमारे कोर टेक्स्ट का पूरा सेगमेंट कंप्लीट हो चुका है, मटेरियल मॉडिफिकेशंस एंड एनेक्स्चर भी कंप्लीट हो चुका है। अभी करंटली हम लोग पढ़ रहे अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में हमें पूरी जानकारी मिलने वाली है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड एंड इट्स ड्यू प्रोसेस यानी एएएसबी क्या है, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री, कितने प्रकार के मेंबर्स होते हैं, मीटिंग्स किस तरीके से होती है और स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस किस तरीके से फॉलो की जाती है। ये सारी बातें हमें अपेंडिक्स में पता चलने वाली है। अब मैं आपको लेके चलता हूं अभी आज के वीडियो में, यानी इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो सेगमेंट हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका अटेंडेंस एट द मीटिंग्स, यानी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड की जो मीटिंग्स होती है वो किस तरीके से कंडक्ट की जाएगी, कितने मेंबर्स होने चाहिए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। ये पैराग्राफ नंबर 6 और पैराग्राफ नंबर 7 में आपको पढ़ने को मिलते हैं। अब इन जनरल हम क्या करते थे, जो हमारी एक्चुअल प्रोविजंस थी, हम पहले ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ते थे फिर नोट्स में जाते थे, लेकिन यहां पर अपेंडिक्स में हम ऐसा नहीं करेंगे। आप अगर आपको नोट्स ये ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़नी है तो आप वीडियो पॉज करके या डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। हम लोग डायरेक्टली चलते हैं हमारे नोट्स में, जहां पर मैं आपको पैराग्राफ नंबर 6 और पैराग्राफ नंबर 7 को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आ जाओ, अटेंडेंस एट मीटिंग्स पैराग्राफ नंबर 6 और पैराग्राफ नंबर 7, इन दोनों पैराग्राफ्स को पढ़ने के बाद जब हम इन्हें डिकोड करते हैं तब हमें मिलता है एक सर्टन माइंड मैप। पैराग्राफ नंबर 6 में आपको पता चलता है मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स, यानी जो एएएसबी के मेंबर्स अपॉइंट होते हैं, जो चेयरमैन अपॉइंट होता है, जो मेंबर्स, जो कोर मेंबर्स होते हैं जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, और जो स्पेशल इन्वाइटी मेंबर्स होते हैं जिनका हम फीडबैक लेते हैं, एक्सपर्ट नॉलेज लेते हैं, उनका ओपिनियन लेते हैं। ऐसे मेंबर्स के लिए जब भी आईसीएआई काउंसिल या एएएसबी की मीटिंग होगी तो उसमें अटेंडेंस की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आईसीएआई जब किसी मेंबर को अपॉइंट करता है तो बेसिकली उसके ऊपर एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है। उस प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन, उस प्रोफेशनल ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए हो सकता है आईसीएआई उनको सर्टन रेम्यूनरेशन यानी पैसे भी प्रोवाइड करती है। तो जब आप प्रोफेशनली सर्विस प्रोवाइड करते हो, चार्ज करते हो उसके लिए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी आईसीएआई काउंसिल या एएएसबी की मीटिंग हो जो आपके लिए रिलेवेंट है, उसमें आपका अटेंडेंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो पैराग्राफ नंबर 6 जब हम पढ़ते हैं तो हमें कुल मिलाकर 3 पॉइंट्स वहां पर पढ़ने को मिलते हैं। पहला, कोरम रिक्वायरमेंट। जब भी कोई मीटिंग होती है ना तो उसका एक कोरम होता है। कोरम मतलब क्या, कि कौन से मेंबर्स होंगे, चेयरमैन कहाँ बैठेगा, चेयरमैन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कौन से मेंबर्स आएंगे, तो ये एक सर्टन जो उनका स्ट्रक्चर होता है उसे कहा जाता है कोरम। तो कोरम का रिक्वायरमेंट क्या है वो हमें पता चलेगा। मोड ऑफ अटेंडेंस, यानी आप लाइव आपको अटेंड करना है फिजिकली प्रेजेंट रह के, या फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग पे आप अटेंड कर सकते हो, ये बातें। देन
इंक्लूजन ऑफ रिमोट पार्टिसिपेशन, यानी ये पॉइंट नंबर 2 और 3 आपके अटेंडेंस आप किस तरीके से करोगे, मीटिंग किस तरीके से अटेंड करोगे उसके बारे में बताता है। फिर आपका आता है कंक्लूजन फॉर ये 3 पॉइंट, यानी पैराग्राफ 6 का पूरा समरी। पैराग्राफ नंबर 7 में हमें पता चलता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिपीटेड एब्सेंस विदाउट लीव। बेसिकली जब भी मीटिंग होती है, अगर कोई मेंबर बिना बताए एब्सेंट हो जाता है यानी पहले इन्फॉर्म नहीं करता है, तब क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। पॉइंट नंबर 1 एब्सेंटिज्म पॉलिसी, पॉइंट नंबर 2 लीव ऑफ एब्सेंस प्रोविजन, पॉइंट नंबर 3 रिपोर्टिंग टू आईसीएआई काउंसिल एंड अल्टीमेटली पैराग्राफ नंबर 7 का कंक्लूजन। तो इस तरीके से हमारा पैराग्राफ नंबर 6 और पैराग्राफ नंबर 7 आपके अटेंडेंस से रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में बताता है जो एएएसबी के मेंबर्स को एप्लीकेबल होने वाली है। और सबसे अंत में दोनों पैराग्राफ की हम फाइनल समरी पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाओ, लेट्स बिगिन विद पैराग्राफ नंबर 6, मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स। पॉइंट नंबर 1 quorum requirements for any meeting of the auditing and assurance standard board that is AASB to be validly held, यानी कोरम कंप्लीट होगा तभी ऐसा माना जाएगा कि मीटिंग वैलिडली कंडक्ट की गई है और उसमें जो डिसीजंस है वो बाइंडिंग है। For any meeting of the auditing and assurance standard board to be validly held, at least 1/3 of the board members must be present. For example, अगर 10 मेंबर्स आपके AASB में हैं तो कुल मिलाकर 10 मेंबर्स का 1/3 पोर्शन कितना होता है, उतने मेंबर्स हमेशा मीटिंग में प्रेजेंट रहने चाहिए, तभी आप ऐसा कह सकते हो कि कोरम कंप्लीट है। दिस रिक्वायरमेंट एंश्योर्स मिनिमम पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। दूसरा मोड क्या है, यहाँ पर आपको पहले इसमें एक ही कोरम का रिक्वायरमेंट क्या है, जितने टोटल मेंबर्स है उसमें से 1/3 मेंबर्स मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर 1/3 मेंबर्स प्रेजेंट है तो आपका कोरम कंप्लीट है, आप ये मान सकते हो कि मीटिंग वैलिडली कंडक्ट की गई है, उसमें जो डिसीजंस लिए गए वो सही तरीके से बाइंडिंग होने वाले, उनको आप इम्प्लीमेंट करा सकते हो। पॉइंट नंबर 2 मोड ऑफ अटेंडेंस, प्रेजेंस एट द मीटिंग can be either physical, that is in person, or virtual through electronic communication methods। यानी 2 मोड्स ऑफ अटेंडेंस को मान्यता दी गई है। पहला, या तो आप डायरेक्टली ऑफिस में जाके फिजिकली मीटिंग अटेंड करो जहां पर भी कॉन्फ्रेंस रूम में वो मीटिंग होने वाली है या हो रही है। दूसरा, आप टेलीकॉन्फ्रेंसिंग यानी वर्चुअल मोड में भी आप अटेंड कर सकते हो। This acknowledges the need for flexibility in participation, especially for members who may not be physically present due to logistical or जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स। किसी कारणवश अगर किसी मेंबर का नहीं जमा या उस मेंबर का उस दिन उस मीटिंग के दौरान वहां पर फिजिकली प्रेजेंट होना इम्पॉसिबल है ड्यू टू वो किसी और कंट्री में है, किसी और स्टेट में है या कोई और कारण है वो नहीं पहुंच पाए, तो वो क्या कर सकते हैं, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग या वर्चुअल मोड में मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। या फिर अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो तो आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई साहब इस मीटिंग में मैं एब्सेंट रहने वाला हूँ। Then point number 3, inclusion of remote participation. Acceptable forms of remote attendance include teleconferencing या फिर video conferencing. These methods are considered valid to count members as present for the purpose of calculating the quorum. This enables broader and more consistent participation from the members across various regions and backgrounds. तो यहाँ पर आपको कौन से remote mode of participation बताए गए हैं, teleconferencing and video conferencing. देन पैराग्राफ नंबर 6 का कंक्लूजन क्या कहता है, द AASB एंश्योर्स इफेक्टिव गवर्नेंस बाय सेटिंग अ मिनिमम पार्टिसिपेशन थ्रेशोल्ड एंड रिकॉग्नाइजिंग वर्चुअल अटेंडेंस, प्रमोटिंग बोथ एफिशिएंसी एंड इंक्लूसिविटी इन द स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस AASB की कैसी होनी चाहिए, तो भाई साहब एफिशिएंट होनी चाहिए एंड इंक्लूसिव होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक नेचर की होनी चाहिए। तो इससे जुड़े हुए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 6 में आपको मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स में बता दिए गए हैं। आ जाओ, अब हम पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 7, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिपीटेड एब्सेंस विदाउट लीव। यानी आपने प्रायर इंफॉर्मेशन ना देते हुए अगर कोई मेंबर
कंटिन्यूअसली यानी कॉन्जिकेटिवली 1 2 3 तीनों मीटिंग्स में एब्सेंट रहता है, तब क्या एक्शन होगा। ऐसा नहीं कि आज की मीटिंग में एब्सेंट है, फिर नेक्स्ट मंथ में जो मीटिंग होने वाली है उसमें प्रेजेंट है, फिर उसके 2 महीने बाद जो मीटिंग होगी उसमें एब्सेंट है, तो ऐसा नहीं। तो क्या हो गया, एब्सेंट प्रेजेंट एब्सेंट, ऐसे केसेस में ये वाली प्रोविजंस आपको एप्लीकेबल नहीं होंगे। रिपीटेड यानी कॉन्जिकेटिवली लगातार अगर आप कोई मेंबर 3 मीटिंग में एब्सेंट है, तब क्या होगा, वो सिनेरियो पैराग्राफ नंबर 7 में डिस्कस किया गया है। एब्सेंटिज्म पॉलिसी, if a member of the AASB is absent from 3 consecutive meetings without any formal notification or leave of absence, it is treated as a serious concern। अब आपके ऊपर सीरियस कंसर्न होगा या एक्शन लिया जाएगा। ये एक्शन क्या लिया जाएगा, या तो आपको वार्निंग दी जाएगी, मेमो दिया जाएगा, या तो कहा जाएगा कि भाई साहब आप छोड़ दो, बोर्ड में ज़बरदस्ती जगह ऑक्यूपाई करके क्यों बैठे हो, कोई और व्यक्ति को आने दो ताकि वो एक्टिवली इनपुट दे सके, आपका नहीं जम रहा है तो मत आओ, है ना, बेसिकली ये बात है। देन पॉइंट नंबर 2, लीव ऑफ एब्सेंस प्रोविजन, मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू सीक प्रायर लीव इफ दे आर अनेबल टू अटेंड मीटिंग। भाई बोर्ड की इज्जत आपको करनी पड़ेगी, एब्सेंट रहने वाले हो एक फोन कॉल कर दो, एक ईमेल डाल दो ऑफिशियल, किसी चेयरमैन या उसके सेक्रेटरी को बता दो कि भाई साहब मेरा आना नहीं जमेगा, तो वो नोट कर लेगा, है ना। कम्युनिकेट करो, ऐसा घोस्टिंग नहीं करने का, कम्युनिकेट कर देने का। The requirement to apply for leave reflects the professional responsibility of the board members to communicate their availability। क्या होता है, जब भी कभी मीटिंग होती है तो ICAI के रिसोर्सेज यूज होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, बाकी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्सेज है वो सारे यूज होते हैं। फिर मीटिंग सेट होती है और मेंबर्स ही एब्सेंट नहीं हुए तो वहाँ पर डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर कोरम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो वो मीटिंग इनवैलिड हो जाती है। तो जितना सब टाइम लगा के लोग आते हैं, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज यूज होते हैं, वो सब वेस्ट हो जाता है। तो ये रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हार्ड अर्न मनी है इंस्टीट्यूट का, जो उसके स्टूडेंट्स एंड मेंबर्स उसको प्रोवाइड करते हैं, तो ये वेस्टेज नहीं होना चाहिए, इसका ये इंश्योरेंस करते हैं। आप एब्सेंट रहने वाले हो तो पहले ही बता दो, फिर वो पहले ही काउंट कर लेते कि कोरम कंप्लीट होगा या नहीं होगा, तो फिर डिसाइड होता है कि मीटिंग होगी या नहीं हो। कोरम कंप्लीट होने वाला है तो मीटिंग करो, कोरम कंप्लीट नहीं होने वाला है तो मीटिंग को पोस्टपोन करो या डिले करो। Reporting to ICAI Council, if a member repeatedly absents themselves without sanctioned leave for 3 meetings in a row continuously, the AASB is required to escalate the matter to the council। बड़े साहब को जाके आपको बताना पड़ेगा। This implies that habitual non-participation without justification is seen as governance issue and warrants intervention of the council। पूछा जाएगा कि भाई साहब आप क्यों नहीं आ रहे हो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहे हो, क्योंकि आपको उसी के लिए अपॉइंट किया गया, उसका आप पैसा भी चार्ज करते हो, ऑनरेरियम चार्ज करते हो, कोई रेम्यूनरेशन चार्ज करते हो, जो मानधन आपको दिया जाता है। अगर आप नहीं सर्व कर पाओगे तो फिर इंस्टीट्यूट का टाइम एंड रिसोर्सेस वेस्ट मत करो, हम किसी और मेंबर को अपॉइंट करते हैं ना। देन कंक्लूजन क्या है पैराग्राफ नंबर 7 का, The rule underscores the importance of regular participation in the activities of the AASB. It ensures that members are held accountable for their duties and that non-engagement is not overlooked by the board of the ICAI। यानी इनएफिशिएंसी नहीं चाहिए, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं चाहिए। इसीलिए पैराग्राफ नंबर 6 एंड पैराग्राफ नंबर 7 यानी मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स, और अगर मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायरमेंट आप नहीं दे पा रहे हो, एब्सेंट रह रहे हो, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पैराग्राफ नंबर 6 और 7 में हमारे लिए बताए गए फॉर AASB। फाइनल समरी, both paragraphs reinforce the standards of the participation and accountability within AASB। ठीक है, ये सारी प्रोविजंस ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के लिए है केवल, बाकी किसी डिपार्टमेंट के लिए नहीं। While paragraph number 6 provides functional quorum framework, paragraph number 7 acts as a disciplinary mechanism to address lack of involvement। यहाँ पर क्या है, पैराग्राफ नंबर 6 फंक्शनल कोरम फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और पैराग्राफ नंबर 7 जो है वो डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म को आपको प्रोवाइड करता है। Together, they contribute to the transparent, responsible and effective functioning of the standard setting process under ICAI। हमारे देश में CA प्रोफेशन को सही तरीके से चलाने के लिए AASB को अपनी ड्यूटीज एकदम प्रॉम्प्टली निभाना जरूरी होता है। इसीलिए पैराग्राफ नंबर 7, पैराग्राफ नंबर 6 और पैराग्राफ नंबर 7 को ड्राफ्ट करके इम्प्लीमेंट किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन है विथ रिस्पेक्ट टू
अटेंडेंस एट द मीटिंग्स, ये सेगमेंट कंप्लीट होता है और ये वीडियो भी यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए वैल्यूएबल है। अगर वैल्यूएबल आपके लिए है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिए। अब मैं एक आपसे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। वो बात ऐसी है कि देखो, जैसे टॉप नॉच प्रोफेशनल्स कॉरपोरेट्स में या इंडस्ट्री में ज़रूरी होते हैं, उसी प्रकार से विद इन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी हमें ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए जिनके दिल में, जिनके दिमाग में हमारे प्रोफेशन के लिए प्यार है, हमारे देश के लिए प्यार है और वो ये चाहते हैं कि हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन है वो सही दिशा में आगे बढ़े। सही दिशा में तभी आगे बढ़ सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन तभी ग्रो करता है, कोई भी बिजनेस तभी ग्रो करता है जब उसमें लीडरशिप रोल में काम करने वाले लोग प्लस उसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो आपके ऑपरेशनल लेवल स्टाफ होता है, ये सारे लोग नॉन करप्ट हो, उनका अपने इंस्टीट्यूशन के लिए एक विजन हो। तो ये प्रीफेस वाला जो डॉक्यूमेंट है, इसको स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रीफेस इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट आपको पूरे ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड का फ्रेमवर्क बताता है। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के जो प्रोनाउंसमेंट्स होते हैं, जैसे एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, इंटरनल ऑडिट के स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल गाइड्स, उसके बाद में जनरल क्लैरिफिकेशंस, गाइडेंस नोट्स, ये जितने भी मटेरियल इशू होता है ये रिफ्लेक्ट करता है इंस्टीट्यूट में जो प्रोफेशनली काम करते हैं उनके कॉम्पिटेंस को। अगर हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो टॉप नॉच क्वालिटी का नहीं है, इसका मतलब इंस्टीट्यूट में जो लोग बैठे हैं वो डेफिनेटली वहाँ पर कोई ना कोई कमी है या कमी हो सकती है, और वो कमियाँ हमारे स्टडी मटेरियल में, हमारे डिसीजंस में, हमारे एग्ज़ाम्स में, हमारे सर्विस के क्वालिटी में रिफ्लेक्ट होती है। और अल्टीमेटली ये जो सारा का सारा रिफ्लेक्शन है ये कन्वे किया जाता है इंडस्ट्री या कॉरपोरेट्स के द्वारा हमारे इंस्टीट्यूट को, जो कंप्लेंट्स के फॉर्म में होती है कि भाई साहब आपके प्रोफेशनल्स की क्वालिटी बिगड़ रही है, या फिर अच्छी क्वालिटी है तो कोई कम्युनिकेट नहीं करेगा, यहाँ पर तकलीफ होती है वहाँ पर लोग कम्युनिकेट कर देते हैं। तो ये बेसिक बातें हैं। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, पॉलिसी मेकिंग में इंटरेस्ट है और आप ये चाहते हो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया सही दिशा में आगे बढ़े, तो आप में से ही हम में से ही किसी को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और आगे चल के इंस्टीट्यूट में घुसना पड़ेगा। जब तक आप इंस्टीट्यूट में घुसोगे नहीं, आप ऑर्गेनाइजेशन के भीतर से चेंजेस नहीं ला पाओगे। बाहर बैठ के चिल्लम चिल्ली करने से कुछ भी नहीं होता है। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, मैदान में उतरना पड़ेगा, अंदर जाके देखना पड़ेगा कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, इंडस्ट्री को तकलीफ कहाँ पे हो रही है, पेन पॉइंट्स कहाँ पे है, उन पेन पॉइंट्स को रिमूव करके फिर हम हमारे इंस्टीट्यूशन को आगे लेके जा सकते। तो बेसिकली इस पूरे के पूरे ब्रॉड व्यू को ध्यान में रखते हुए ही हमने ये डेली ऐसे वाली सीरीज शुरू की है। बस ये एक छोटा सा मैसेज और डिस्कशन आपके साथ करना था, वो मैंने कर लिया है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। चलो बाय बाय।